हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग देखेंगे वीडियो वो है आपको बिहार बोर्ड 10th क्लास का, ठीक है, फिजिक्स का। फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट लेसन देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, और इसका जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में पूछने के माध्यम से, उसी को हम लोग आज देखेंगे। चलिए तो देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और कॉपी में नोट कर लें ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। चलिए इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है वो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो हम लोग जल का कर सकते हैं, कांच का कर सकते हैं, मिट्टी का, लेकिन प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं किसे, लेंस बनाने के लिए। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी हो जाएगा। इसको आप टिक लगा लें। चलिए आगे हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अब उत्तल लेंस की क्षमता आपको दिया हुआ है और इसकी फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर लेंस की क्षमता, P बराबर 1/f होता है, मतलब कि लेंस की पावर ऑफ लेंस बराबर 1/, फोकस दूरी इसका हो जाएगा। यहाँ से अगर फोकस दूरी हम निकालते हैं तो फोकस दूरी का आपको हो जाएगा F बराबर 1/P फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ से इसकी क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो इसका क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है मीटर यूनिवर्स, या फिर हम लोग उसको डायोप्टर भी बोलते हैं, मतलब कि 1/मीटर। तो 1/, अगर 1 की जगह तो 1/1 मीटर यूनिवर्स आएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर, और 1 मीटर को कन्वर्ट किया तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस में है इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है प्लस में, इसलिए हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमको समान आकार का मिलेगा। तो फोकस दूरी से दूनी दूरी पर वस्तु को हम रखेंगे, या उसको हम बोलते हैं 2f1। अगर फिगर बना के देंगे तो 2f1 हो जाता है। अगर 2f1 पर वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2f2 पर बनता है, और यह जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या हो जाएगा, मतलब वस्तु के समान आकार का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दूनी दूरी पर। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है चौथा नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंसों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस होता है, कहने का अर्थ हुआ उसकी फोकस दूरियाँ -15 है, मतलब निगेटिव में है। तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल। अवतल दोनों क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण है। कि अवतल का जितने भी चिन्ह परिपाटी आते हैं, चाहे फोकस दूरी है, वस्तु दूरी, सारा के सारा निगेटिव में होता है। और अब F बराबर -15 दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों अवतल। अगला जो पांचवा जो प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के पढ़े हैं कि 2 नियम होते हैं, ठीक है। अपवर्तन पूछ रहा है तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो जाएंगे, 2 नियम हो जाएंगे। चलिए तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन में करेक्ट कर लीजिए, 2 नियम हो जाएंगे। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है छठा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। कौन कौन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, तो इसके 2 नियम हो जाएंगे, 2 करेक्ट कर लीजिए। चलिए 2 ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद हम 7वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन में है अवतल लेंस,
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो सर्वसुंदरशी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो सर्वसुंदरशी में हम छोटी वस्तु को देखने का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां जो प्रश्न है वो है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो इसमें हो जाता है साइन आई बट्टे साइन आर। तो साइन आई बट्टे साइन आर क्या है? ये तो स्नेल का नियम हम लोग बोलते हैं, और ये प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम होता है कि किसी माध्यम प्रकाश से किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जांच साइन आई तथा वर्तन कोण की जांच साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इसको हम लोग म्यू से डिनोटेड करते हैं, और इसमें हो जाएगा साइन आई बट्टे साइन आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बट्टे साइन आर हो जाएगा। आइए हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या हो सकता है? कहता है कि सभी जगह समान मोटाई का होगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। ठीक है, तो कहना किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाएगा, इस तरह का ये उत्तल लेंस बनता है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाएगा। चलिए तो इसमें टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। 9वें प्रश्न चलते हैं। 9वां जो प्रश्न है वो है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन क्या होता है? तो ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा v बट्टे u हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए तो अगला हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में तो इसका होता है आपको r बराबर 2f या f बराबर r/2। मतलब इसको या तो ये ऑप्शन हो जाएगा r बराबर 2f या f बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा। मतलब कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं 11वां जो प्रश्न है वह निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, परावर्तन कोण हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। एक मीटर में है तो लेंस की क्षमता का मात्रक या तो डायोप्टर होता है या उसको हम लोग मीटर यूनिवर्स में इंगित करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो 1a है, तो p बराबर 1/f हो जाएगा। तो 1/1 की जगह तो 180 आएगा, तो इसका हो जाएगा एक डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न 14वां जो प्रश्न है वो है, एक अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कहने का अर्थ अवतल लेंस द्वारा क्या होता है कि आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो जब हम वस्तु क्या करते हैं कि दर्पण और उसके फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का क्या होता है? आवर्धित मतलब आपको बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। ठीक, एक ही ऐसा स्थिति होता है जिसमें आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न हो जाएगा, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो कौन दर्पण जो क्या करता है? सीधा मतलब काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, तो अवतल को हम लोग अभिसारी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बारीकी से पूछा जाता है बराबर। तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपने मुख्य फोकस पर अभिसरित कर देता है, इस कारण इसको हम लोग अभिसारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है? वस्तु किसी स्थिति के लिए कहीं भी रखिएगा तो काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब आपको बनाएगा। कैसा बनाएगा? काल्पनिक और छोटा बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक एवं छोटा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए, तो समतल दर्पण द्वारा है, अवतल दर्पण द्वारा है, उत्तल दर्पण द्वारा है, इनमें से सभी दर्पण द्वारा। ठीक है, समतल दर्पण तो काल्पनिक बनाता है और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण आंसर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल भी क्या करता है, काल्पनिक बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब किसके द्वारा मुख्य रूप से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल है, उत्तल है, अवतल है और अवतल लेंस है। तो सबसे पहले तो समतल दर्पण समान आकार का और काल्पनिक बनाएगा, उत्तल दर्पण छोटा और काल्पनिक बनाएगा और अवतल लेंस भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है वास्तविक, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए, तो अवतल दर्पण में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न 20वां जो आपका प्रश्न है वो है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बताएं कि समतल दर्पण हमेशा क्या करता है, समान आकार का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। आइए अगले प्रश्न अब होगा 21वें प्रश्न। 21वां जो प्रश्न है आपका वो है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो कौन सा आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, अवतल दर्पण बनाएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सही प्रकार का दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है ये क्या करता है, अवतल दर्पण मुख्य रूप से वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जब हम वस्तु को क्या करते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक बनाएगा, आवर्धित बनाएगा। उसके बाद है समतल समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का, और समान आकार का और काल्पनिक बनाता है। उत्तल क्या करता है, वस्तु से छोटा बनाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होता है, कि इसमें उल्टा होता है, तिरछा होता है और औधा होता है, नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 23वां, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा, आभासी मतलब काल्पनिक और छोटा बनाता है। अवतल, उत्तल, समतल, तो ये हमेशा क्या करेगा, उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु का आभासी मतलब काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल तो बड़ा बनाता है, समतल समान आकार का बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और फोकस दूरी धनात्मक का, ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी में अंतर्गत आता है। फोकस दूरी धनात्मक मतलब समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण में से सभी, तो उत्तल। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था। हजामत बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो मतलब दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह चेहरे का सीधा बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 27वां जो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल, उत्तल अवतल दर्पण का। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है वो है, सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किसका होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह में किया जाता है। अंदर जो प्रकाश का परावर्तन करता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 29वां, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं। तो रोगियों की नाक, कान, गला के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग, डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग रोगियों की नाक, कान, गला इत्यादि जांच करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां जो प्रश्न है वो है, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की क्या होगी। तो पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी के क्या होगी, कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अगर उल्टा कहेगा तो आंसर हो जाएगा अधिक, तो इसमें आंसर हो जाएगा कम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31वां, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है
उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, मतलब उत्तल लेंस जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु कहाँ एक तरह से होता है, तो फोकसांतर से, मतलब कि कम दूरी पर जब वस्तु को हम रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता हम लोग किसको कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब P बराबर जो होता है 1/f होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए, इसको हम लोग मीटर यूनिवर्स भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम फोकस और 2f के बीच में वस्तु की तरह से रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम का मतलब क्या ऑप्शन है, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन है किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधित में किया जाता है। तो हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष जब हो जाएगा, ठीक है, तो इसके निवारण में हम लोग क्या करते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब बीच की दूरी ली जाती है। तो इसके बीच की दूरी कैसे ली जाती है, तो ऑप्शन धनात्मक, ऋणात्मक, अभिधनात्मक, अभिऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए। अब दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो उसका जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों इसका कारण क्या है, तो लेंस की दो वक्र सतह होती है। मतलब लेंस जो होता है दो वक्र सतहों से घिरा होता है, जिसमें दो वक्रता केंद्र उपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, जिसकी वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो वक्ता त्रिज्या मतलब आपको पूछ रहा है, यहाँ कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर एफ। तो वक्ता त्रिज्या मतलब आपसे पूछ रहा है वक्ता त्रिज्या, तो यहाँ से एफ निकालना है। तो देखिए वक्ता त्रिज्या निकालना है, तो वक्ता त्रिज्या जो हो जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 2f। आर बराबर हो जाएगा 2f, मतलब इसमें गुना कर दीजिएगा 2 गुने 10, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f फार्मूला हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब इस सेम टू सेम इसका फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर r/2 हो जाएगा। मतलब 28/2 14 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जी 10 सेंटीमीटर हम लोग अवतल दर्पण के सामने अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, दर्पण के वक्ता केंद्र पर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखी गई। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगा मतलब कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बराबर r/2 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f हो जाता है। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 100 से भाग दे करके। तो अब 20/100 करेंगे
20/100 कीजिएगा तो 20 पंचे 100 5 1/5 आ जाएगा मीटर में। तो P बराबर 1/5 कीजिएगा तो पलट जाएगा तो ऊपर 5 तो 5 डायोप्टर आ जाएगा ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कि हमको मीटर में डायोप्टर बराबर होता है मीटर इनवर्स, इसलिए मीटर में ले जाना पड़ता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश एक परावैज्ञानिक तरंग का या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है एक तरह से। तो इसमें हो जाएगा प्रकाश एक प्रकार का विद्युत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण का क्या बोलते हैं, द्वारक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा r/2। यहाँ हो जाएगा 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण है तो प्लस में आ जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लस 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जब ये ऋणात्मक होगा तब प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, और धनात्मक होगा तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा, कहता है ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण का अपवर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो किधर से वक्रित, गोलीय दर्पण जो अपवर्तक पृष्ठ किधर से वक्रित हो सकता है। तो अंदर या बाहर दोनों तरफ से वक्रित हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। तो अंदर की तरफ वक्रित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अब बाहर की तरफ होता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला जो प्रश्न है वो है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का क्या कहा जाता है। जो दर्पण का केंद्र होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल बोलते हैं, और इसको हम लोग पी से डिनोटेट करते हैं, ध्रुव पी से डिनोटेट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, सी से। किससे निरूपित करते हैं, तो इससे सी से निरूपित किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। देखिए, तो किसी लेंस का जो उत्तक का आवर्धन होता है, क्योंकि आवर्धन प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, तो इसका मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि दोनों का मात्रक कट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से जोड़ने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता से जोड़ने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे, उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग दर्पण का क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च जो वाहन का उग्र दीप होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो साइड मिरर मतलब कि ड्राइवर के सामने जो लगा होता है साइड मिरर, जिसमें पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, मतलब बड़े से क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है। इस कारण से हम क्या करते हैं, वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेंस। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 61 नंबर, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? तो लेंस में क्या होता है? 2 वक्ता केंद्र होते हैं, क्योंकि यह क्या होता है कि 2 गोलीय सतहों से घिरा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और इसको मीटर यूनिवर्स मतलब मीटर के पावर -1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मीटर यूनिवर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको लेंस की क्षमता का मात्रक या इसको डायोप्टर हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऋणात्मक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश तो एक सीधी रेखा में गमन करता है, तिरछी गमन नहीं करता, टेढ़ी में नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत हो गया। तो इसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अतः प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरणों के जो समूह होता है उसको किरण पुंज हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को हम लोग किरण आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। चलिए दोस्तों, ये रहे क्लास 10th के फिजिक्स बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से देखें और नोट कर ले, कॉपी में नोट कर ले, ताकि आपको परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चलिए तो हम लोग अगले लेसन के साथ, फिजिक्स के दूसरे लेसन के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिल करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।